with sodium. This reaction is named as Wurtz reaction. Wurtz reaction is alkyl halide in presence of sodium and ether. We get filtration of R single bond R plus 2 NaX. So R single bond R plus 2 NaX is formed. So this is reaction of alkyl halide with sodium. Alkyl halide, sodium and ether is there. We get R single bond R plus NaX, right? अब हम कहेंगे इसका मतलब alkyl halide से क्या बन गया? Alkane. Here is a formation of alkane. Mechanism of Wurtz reaction is free radical. Mechanism of this reaction is free radical. ये एक free radical reaction है. Next point. It is a step up reaction. इससे आपके number of carbon chain में बढ़ जाते हैं. Number 3. This reaction is suitable for getting even number of carbons in alkane. इससे हमें even number of carbon in alkane मिल सकते थे. मान लेते हैं कि हमने C3H7Cl से भी स्टार्ट किया होता प्लस 2Na, तो भी आपको मिलता हेक्सेन, तब भी हमें मिलता C3H7 सिंगल बॉन्ड C3H7 प्लस 2NaCl. यानी अगर हम 3 कार्बन से स्टार्ट कर रहे हैं तो भी हमें 6 कार्बन का एल्केन मिला. तो Wurtz reaction is suitable for getting even number of carbon in alkene. Odd number के लिए ये reaction suitable नहीं था. हाँ जी बेटा. पहला पॉइंट ये है कि इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होगा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मीन्स होमोलिटिक फिशन होगा. हाँ जी. मैकेनिज्म प्रपोज्ड मैकेनिज्म होते हैं ना बेटा, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म बनाया क्या होगा या सोचा क्या होगा, तो उनका कहना है कि सोडियम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिएक्शन को इनिशिएट कर जाता है. सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे ये बॉन्ड अगर होमोलिटिक फिशन ले जाए तो क्या बनेगा? एक्स फ्री रेडिकल प्लस, हाँ क्यों परऑक्साइड डाल के हमने HBr को नहीं तोड़ा था ऐसे? जब हमने परऑक्साइड डाला था तो HBr भी टूटता ही था ऐसे. तो ये सर्कमस्टांसेस डिपेंड करता है, क्या चीज डाली गई है, कितनी डाली गई है, उस पर डिपेंड करता है कैसे डिसोसिएट होगा. तो हम ये कह रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड इसकी प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करते हैं. फ्री रेडिकल का मतलब ये फिजन पक्का होमोलिटिक हुआ होगा. अगर ये होमोलिटिक होगा तो आर फ्री रेडिकल बनेगा. वो आर फ्री रेडिकल किसी दूसरे आर फ्री रेडिकल से जुड़ जाएगा. ठीक है, इसकी एल्केन बना. समझ आ गया? नेक्स्ट इज, देखो अगर हम CH3Cl प्लस C2H5Cl प्लस 2 सोडियम ऐसे ऐड कर दें इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो बेटा ये बनना चाहिए था CH3C2H5, यानी प्रोपेन बनना चाहिए था.
लेकिन प्रोपेन के साथ साथ हमें इथेन भी मिलेगा और इसके साथ हमें ब्यूटेन भी मिलेगा। यानी ये जो प्रोपेन हमारे पास बना ये तो सिर्फ 33% ही बना, क्योंकि ये इसके साथ कंबाइन करेगा ये तो हो ही सकता है, लेकिन काइनेटिक्स कहती है कि हो सकता है मिथाइल मिथाइल से कंबाइन कर जाए और हो सकता है इथाइल इथाइल से ही कंबाइन कर जाए, तो तीनों प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। वी गेट मिक्सचर ऑफ एल्केन्स, तो हम कहेंगे अबाउट 33% ये बन रहा है, तो मिक्सचर ऑफ एल्केन्स आर फॉर्म्ड। यानी अगर हम वुड्स रिएक्शन को यूज भी कर लें कि चलो कोई बात नहीं हम ऑड नंबर वाला कार्बन बनाने चलते हैं, तो ऑड नंबर वाला कार्बन कुछ ही परसेंटेज बन पाएगा, प्लस क्या बन जाएगा NaCl। तो हम कहेंगे ऑड के लिए क्यों सुटेबल नहीं है, वो क्लियर हो गया। Why it is not suitable for odd number of carbons and its alkane। मान लो मेरे पास है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड और आपसे कहा जाए कि आपने इसमें सोडियम डाल दिया है 2 सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड। करो जरा वुड्स रिएक्शन। लक्षित आज नहीं है, ठीक है ना। प्रोडक्ट इज 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। हाँ जी बेटा, वुड्स रिएक्शन। अब मैंने आपको बोला कि अगर ये मैकेनिज्म, इफ दिस मैकेनिज्म इज कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में तो हमने गेस कर लिया कि ठीक है फ्री रेडिकल्स बनेंगे आपस में ज्वाइन कर जाएंगे। अगर ये मैकेनिज्म कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होता तो कार्बोकेटाइन्स की एक प्रॉब्लम होती है, दे हैव टेंडेंसी टू गो फॉर रीअरेंजमेंट। वो मिथाइल शिफ्ट, इथाइल शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हैं, तो इन दैट केस प्रोडक्ट बहुत सारे बन जाते ना, फिर तो आपके बहुत सारे शिफ्ट वाले प्रोडक्ट भी बनते। लेकिन वुड्स रिएक्शन में एज सच कोई शिफ्ट वाला प्रोडक्ट हमें विजिबल नहीं होता, दैट्स व्हाई वी कैन से कि मैकेनिज्म वाकई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, राइट। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के फेवर में ये बात फेवर कर जाती है कि आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड। क्या आपको जैसे ये स्टार्ट किया हमने, तो फ्री रेडिकल में तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा और यहीं पे दूसरा ज्वाइन कर जाएगा। कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म मान लो यहाँ कार्बोकेटाइन बने तो कोई रीअरेंजमेंट, कोई कुछ ना कुछ होता रहता, तो सारा आंसर चेंज रहता। तो वुड्स रिएक्शन में आपको डायरेक्ट वही आंसर देना है जो आप सोच रहे हो कि डायरेक्टली ये यहां से गया और दूसरा भी इसको यहीं से जुड़ गया, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट इज वुड्स रिएक्शन के बाद, चल पहले एक और वुड्स रिएक्शन कर लो फिर उसके बाद चलते हैं। इफ इट इज chlorocyclohexane plus 2 sodium in presence of ether, this is my second example, तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे? क्या बनता? 2 साइक्लोहेक्सेन आपस में जुड़ जाते हैं, है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। तो हम कहेंगे साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन प्लस 2 NaCl is formed। नेक्स्ट पॉइंट, Ri react faster than RBr than RCl। तो इन वुड्स रिएक्शन अभी भी उसी ऑर्डर में होगा। रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? आयोडाइड की। फिर इसके बाद हमारे पास है ब्रोमाइड, देन उसके बाद क्या आएगा? क्लोराइड। यानी अगर आपको वुड्स रिएक्शन करना हो, आपको दिख रहा हो कि 2 चीजें हैं, let us suppose this is a cyclo compound, one is bromo and another is chloro। अगर ऐसा हो तो हम कहेंगे इसमें जब आप 2Na ऐड करोगे तो पहले कौन सा ग्रुप जाएगा? Br। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलने के चांसेस हैं दैट इज गोइंग टू बी मेजर प्रोडक्ट ये वाला होगा, जिसमें Br निकल जाएंगे और दोनों
ब्यूटेन ज्वाइन हो जाएंगे विथ 2Cl एट द टर्मिनल पोजिशंस। ठीक है, तो Br को क्यों ब्रेक किया, उसका रीजन यहां से है। हमने कहा क्लोरीन सबसे लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन देन आयोडीन, तो यहाँ ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों थे, तो सोडियम की प्रेजेंस में और ईथर की प्रेजेंस में आपको ये Br जाता हुआ नजर आएगा। ये मेजर प्रोडक्ट है, बाकी दोनों भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि Cl जा ही नहीं सकता, लेकिन मेजर प्रोडक्ट यही होगा, राइट। तो दिस इज अबाउट योर Wurtz reaction. Next is after Wurtz reaction we are having Frankland reaction. Third is Frankland reaction. Frankland reaction is Rx plus zinc in presence of again ether. We get R single bond R plus ZnX2. सेम टाइप ऑफ रिएक्शन है, कोई डिफरेंट कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ सोडियम की जगह पे हमें क्या यूज करना पड़ रहा है, जिंक। दैट इज कॉल्ड फ्रैंकलैंड रिएक्शन। वो हाथी बच्चे तेज बच्चे इसकी चिंता मत करो, नहीं 20 साल की बेटे 10 साल की 10 साल प्लस 2 साल PMT के बाद देखना तो नए साल बहुत आसान हाँ बेटा लिख लिया। फ्रैंकलैंड रिएक्शन राइट डाउन। सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन, सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन फ्रैंकलैंड रिएक्शन के नीचे लिखोगे सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट, used to get even number of carbon in alkanes, used to get even number of carbons in alkanes. Next point, कॉरी हाउस रिएक्शन। अगला टॉपिक हम लेते हैं कॉरी हाउस रिएक्शन। अगर आपको याद हो तो ये सारी रिएक्शंस मैंने +1 में कराई थी। कॉरी हाउस रिएक्शन इज alkyl halide react with lithium first, we get RLi plus LiX। फिर जो RLi बनता है this will react with CuX2, we get formation of RCuLi plus LiX. Now this dialkyl copper lithium, dialkyl copper lithium when react with R-X, अब जब ये R-X का रिएक्ट करेगा तो R और R- आपस में ज्वाइन कर जाएंगे and we can get CuX2 plus LiX. इट मीन्स ओवरऑल देखा जाए तो इस पूरी प्रोसेस में हमें एक बार लिथियम डालना पड़ा,
फिर कॉपर हैलाइड डालना पड़ा और फिर R-X। तो हम इसको डायरेक्ट वन स्टेप में कहें क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव में जब आपको ये दिखेगी रिएक्शन तो ये इस फॉर्म में दिखेगी। लुक, यहाँ दिखेगा R-X, एरो पे लिखा होगा लिथियम, फिर लिखा होगा CuH2 और फिर लिखा होगा R-X और आप प्रोडक्ट बना के आओगे R' प्लस LiX प्लस CuXR। यहाँ पे X आ रहा है, ये समझ ठीक है। बैलेंस सा लगेगा ना, बैलेंस नहीं लग रहा। इट मीन्स ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बना? एल्केन। अभी भी बन तो एल्केन ही रहा है, लेकिन ये एल्केन कैसा भी हो सकता है। इवन नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं और इट कैन बी ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स। रीजन इज जब आपने R और R' दो अलग चीजें चुनी है, अगर ये 2 कार्बन है और ये 1 तो 3 ही बनेंगे। ठीक है, तो इसमें कॉरी हाउस रिएक्शन की खास बात यह है कि कॉरी हाउस रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ alkanes having odd number of carbons. Alkanes having odd number of carbons. हाँ जी बेटा, हाँ जी, हाँ ये एक ही रिएक्शन का पार्ट है, यानी एक ही चीज में हम पहले अल्काइड हटाई देते हैं, फिर उसमें लिथियम डालते हैं, फिर कॉपर हैलाइड डालते हैं, फिर R-X, यानी ये कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगी, तब जाके कॉरी हाउस बनेगी। कॉरी हाउस का मतलब ये तीनों स्टेप्स हो जाने चाहिए। तो यहाँ के पास थी कॉरी हाउस रिएक्शन, यानी वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन एंड देन कॉरी हाउस रिएक्शन। तीनों समझ आ गई। नेक्स्ट वी हैव इज C2H5Cl react with lead, again in presence of ether or acetone, we get formation of C2H5 4 times with lead, 4 plus PbCl4। तो अब हम कहेंगे लेड जो है वो टेट्रा इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और इस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने के बाद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड वी गेट टेट्रा इथाइल लेड। दिस टेट्रा इथाइल लेड TEL, टेट्रा इथाइल लेड इज कॉल्ड या इज यूज्ड कह सकते हो, इज यूज्ड as anti-knocking agent, anti-knocking agent for engines। अब इसकी जगह पे मैं लिख रही हूँ was। Reason is nowadays it was not used, it is not used nowadays। Reason is it can cause cancer। तो टेट्रा इथाइल लेड पहले हम पेट्रोल में डाल देते थे, इंजन में डालते थे ताकि उनमें नॉकिंग की आवाज ना आए, यानी इंजन खटखट की आवाजें ना करे। इंजन की स्मूथ वर्किंग के लिए हमें ये डालना पड़ता था, लेकिन अब हम इसे नहीं डालते। उसका रीजन है कि इसकी प्रेजेंस में पेट्रोल का जो धुआं बनेगा उसमें लेड आ जाएगा और लेड एक कैंसर कॉजिंग मेटल है। ठीक है, तो आप इस पे लिख सकते हो nowadays हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो? ये क्या करता है कि इंजन की आवाज नहीं आती? क्या करता है कि इंजन की आवाज नहीं आती? बेटा एक तरह का लुब्रिकेंट होता है। लुब्रिकेंट यानी इंजन में, जैसे इंजन आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे मान लो इंजन में पिस्टन ऊपर गया फिर पिस्टन नीचे आएगा ना,
तो टेट्राइथाइल लेड इसलिए डालते थे कि नॉकिंग की आवाज मतलब अगर एकदम से प्रेशर, अभी तो प्रेशर है अंदर तो इंजन का पिस्टन ऊपर चला गया, फिर प्रेशर एकदम से खत्म हो जाएगा, गैस लीक हो जाती है और फिर ये नीचे आ जाता है, तो ये फक से एकदम से नीचे ना आ जाए। जो पिस्टन है जाएगा ऊपर तो ताकत लगती है ना, जब नीचे कोई चीज आती है तो एकदम से नीचे आ जाती है। तो अगर इंजन की स्मूथ मूवमेंट जो है वो एकदम से सडनली, पहले तो ऊपर गया कोई आवाज नहीं आई, लेकिन जब वो नीचे आया और ऐसे हो गई ऊपर जैसे छोड़ा और खड़प करके नीचे गिर जाए तो इंजन ठक 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 की आवाजें करेगा। तो उन आवाजों को कम करने के लिए वहां पे टेट्राइथाइल लेड डाल देते थे। उससे क्या होता था कि इंजन का जो पिस्टन जब वापस आता था तो स्मूथली वापस आता था। तो ये डालते थे, आजकल हम इसको नहीं डालते। Nowadays पेट्रोल होता है अनलेडेड पेट्रोल। Nowadays we use अनलेडेड पेट्रोल्स। अब तो लिखा भी होता है, लेकिन जब नया नया अनलेडेड पेट्रोल आया था ना तो उस पर स्पेशली पेट्रोल पंप्स पे लिखा होता था कि इट इज अनलेडेड पेट्रोल। अनलेडेड पेट्रोल मतलब उसमें लेड नहीं होता था, ठीक है। तो लेड हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज लेड इज कैंसर कॉजिंग। हाँ जी बेटा, हाँ जी, लिक्विड होता है ये लिक्विड होता है। हाँ, जैसे मोबिल ऑयल होता है ना, मोबिल ऑयल सुना होगा आपने, स्कूटर्स में डलता था। आजकल तो स्कूटर वो वाले नहीं आते हैं, तो एक्टिवा वगैरह चलते हैं तो उसमें मोबिल ऑयल नहीं डलता, लेकिन पहले जब, हाँ मोबिल ऑयल क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं। हाँ, तो मोबिल ऑयल जो होता है वो जो ट्रक्स में आज भी ट्रक इंजन में अभी भी डलता है। वो लुब्रिकेशन ही करता है, इंजन में आवाजें नहीं आती और इंजन की लाइफ बढ़ती है, वरना तो इंजन खटखट की आवाजें करके टूट ही जाएगा। वही कैस्ट्रोल ऑयल। हाँ जी, स्कूटर में क्यों यूज करते थे, मोटरसाइकिल में क्यों नहीं? अच्छा, स्कूटर में क्यों यूज करते थे पेट्रोल और मोटरसाइकिल में क्यों नहीं करते थे? और वो इंजन की टाइप, इंजन